Good morning, all of you. Now, how are you? I hope you all will be fine. And now, today we will discuss about chapter number 6, class 7, government at the center. And this is the part 2nd of this chapter. Now, previous class, we had already studied about the legislature and the Lok Sabha. And in the topic, we discussed about the qualification of Lok Sabha member and the qualification of the voters. And now today we will discuss about the Raj Sabha and the power and the function of power and functions of the parliament. And now very first Raj Sabha. ठीक है, राज्यसभा के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पार्लियामेंट दो सदनों से मिलकर बनी है। एक तो लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं और एक राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा क्या है, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज राज्यसभा, कि जो अपर हाउस है इंडिया के पार्लियामेंट की उसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। नाउ द राज्यसभा हैज 250 मेंबर्स। ठीक है, अब राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर्स हैं मेंबर्स की वो मैंने यहां पर मेंशन किया है कि 250 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है 250 मेंबर्स। अब देखिए यहां पर भी मैंने दो कैटेगरीज डिवाइड की है, 238 एंड 12। ठीक है, टोटल आप काउंट करोगे तो 250 हो जाएगा, लेकिन इनको अलग अलग क्यों किया गया उसके बारे में देखिए लिखा है कि आउट ऑफ दीज 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, द अदर 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो 238 मेंबर है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कहां के, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। मैंने यूटी बस लिखा है इसमें, इसका मतलब यूनियन टेरिटरीज या जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आप समझ लें कि चुने हुए नेता होते हैं कि जिनको पब्लिक वोट देकर पहले चुनती है, तो वो लोग होते हैं जो राज्यसभा के लिए जाते हैं। एंड 12 मेंबर जो हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, यानी वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन उनका दिया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब वो 12 में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर पर्सन्स विथ स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, कि वो 12 लोग जो होंगे, ठीक है, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वो जो 12 लोग होंगे उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। किस फील्ड से, या तो वो लिटरेचर के फील्ड से नॉलेज हो, या वो साइंस के फील्ड से हो, या वो आर्ट के फील्ड से हो, या वो सोशल सर्विस के फील्ड से हो, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा अ पर्सन मस्ट बी 30 ईयर और एबव इन एज। ठीक है, कि जो राज्यसभा का जो मेंबर बनेगा जो व्यक्ति, वो कम से कम 30 ईयर का होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। द रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन आर द सेम एज दैट द लोकसभा। ठीक है, इसके अलावा 30 एज के अलावा बाकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, वो सारी क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर की होनी चाहिए, सिर्फ एज को छोड़कर। कि हमने वहां पर क्या पढ़ा था एज में कि ही शुड हैव एक्वायर्ड द एज ऑफ 25, तो यहां पर उस 25 की जगह 30 ईयर आ जाएगा। बाकी सारी क्वालिफिकेशन जो लोकसभा मेंबर की थी वो राज्यसभा मेंबर की होगी, एज को छोड़कर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एज इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है बेटा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि लोकसभा हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है या भंग हो जाती है, चुनाव कराना पड़ता है, या उससे पहले भी कभी कभी भंग हो सकती है। लेकिन राज्यसभा के साथ वैसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। द टर्म्स ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 ईयर, 1/3 of its member retired every 2 years after the completion of their terms of 6 year। अब देखिए राज्यसभा के साथ एक समस्या ये है, राज्यसभा का एक मैनर ये है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है। ठीक है, हमने लोकसभा के मेंबर का जो टर्म पढ़ा था वो 5 ईयर पढ़ा था, 5 ईयर पढ़ा था, लेकिन राज्यसभा के मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है। और देखिए क्या लिखा है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म्स ऑफ 6 ईयर। तो इसमें हर 2 साल में 1/3 यानी
एक तिहाई मेंबर्स रिटायर होते हैं, लेकिन कब रिटायर होंगे? जब वो अपना 6 ईयर का टर्म कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इन द प्लेस अ सेट ऑफ न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेम वे 1/3 ऑफ इट्स नॉमिनेटेड मेंबर्स आर आल्सो रिप्लेस्ड आफ्टर 6 ईयर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहां पर जो 12 मेंबर्स राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए जाते हैं, उनमें से भी 1/3 मेंबर जो हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जिस समय से राज्यसभा बनी थी तब से आज तक राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो राज्यसभा के डिसॉल्व ना होने का रीजन क्या है? कि आधे मेंबर जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जब इसका गठन किया गया था, राज्यसभा जब बनाया गया था, तो पूरे मेंबर्स नहीं लिए गए थे। ठीक है, हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हर 2 साल में 1/3 जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 250। इनकी जो संख्या है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अब इनमें से 1/3 मेंबर, मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि जैसे मान के चलिए अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, अब 2020 में राज्यसभा के मेंबर्स जो थे, ठीक है, वो 250 हैं अभी एग्जैक्ट। ठीक है, इनमें से जो 1/3 होंगे, इसका 1/3 आप देख लीजिए कितना होता है। 1/3 यदि हम निकालें तो 8 × 24 1, लगभग 83 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 83 मेंबर्स यहां से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर 83 की जगह वैकेंट हो गई। ठीक, 83 की जगह वैकेंट हो गई, तो इस 83 की जगह जो नए मेंबर्स आएंगे, ठीक है, उनका टर्म होगा 6 साल का। लेकिन जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 का 2 साल बचा होगा और 1/3 का 4 साल बचा होगा। ठीक है, जैसे मैं सिंपल से वे पे समझाना चाहता हूं कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग 2016 में हुई। ठीक है, तो इनका जो 6 ईयर कंप्लीट होगा वो 2022 तक होगा। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग जो 2 साल के बाद रिटायर होंगे 2018 में हुई, इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 2024 तक होगा। ठीक है, फिर यहां 2 साल के बाद कुछ रिटायर होंगे, कंप्लीट 250 कंप्लीट होना ही है। ठीक है, इसके बाद 2020 में कुछ लोग आएंगे जिनका टाइम पीरियड 2026 तक जाएगा, क्योंकि हर एक मेंबर का जो टाइम है, जो हर एक मेंबर का जो टेन्योर है यहां पर वो 6 साल का है। ठीक है, तो 6 साल का है, तो यहां पर जो आने वाले थे वो कब रिटायर होंगे बेटा? 2022 में रिटायर होंगे, तो उनकी जगह जो नए मेंबर आएंगे वो 2028 में रिटायर होंगे। तो ये प्रोसेस चलती जाती है। ठीक है, ये उसकी तरह है कि मान के चलिए कि आपने बाल्टी में पानी भरना है, ठीक है, और बाल्टी में छेद है। ठीक, तो एक तरफ से पानी बहता जाएगा और एक तरफ से आपका जो नल का टैप खुला हुआ है वो भरता जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि बाल्टी का पानी कभी भी खाली नहीं हो पाएगा और कभी भी भर नहीं पाएगा। यानी जिस स्पीड से आप पानी डाल रहे हैं उस स्पीड से पानी नीचे से निकल भी रहा है। ठीक है, तो पानी तो निकल भी रहा है और साथ में ऊपर से पानी जा भी रहा है, तो वो बाल्टी आपकी कभी भी ना भरेगी ना खाली होगी। सेम कंडीशन यहां पर राज्यसभा के मेंबर्स की है कि एक तरफ से मेंबर रिटायर होते जा रहे हैं, आधे में कोई 1/3 मेंबर, और उनकी जगह नए मेंबर भरते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से हर किसी का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल के बाद खत्म होगा। लेकिन 2 साल के बाद हम कितने मेंबर्स रिटायर कर रहे हैं? यहां पर 1/3 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर नए मेंबर आते हैं। और जो रिटायर होते हैं, आप ये याद रखें कि उनका जो टाइम पीरियड है वो अपना टेन्योर 6 ईयर का कंप्लीट करने के बाद ही रिटायर होंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लिखा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो इंडिया का जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो भी होगा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। यानी ऑटोमेटिकली जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। डिप्टी चेयरमैन इज चूजन बाय द हाउस फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। और जो डिप्टी चेयरमैन है वो इनके मेंबर्स से चुने जाते हैं। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डिप्टी चेयरमैन कंडक्ट द फंक्शन ऑफ द हाउस। एंड जो चेयरमैन है यानी जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके एब्सेंस पर डिप्टी सीएम चेयरमैन के फंक्शंस को क्या कर रहा है? कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका राज्यसभा। और अब हम देखेंगे द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ हियर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के क्या पावर है और क्या फंक्शन है।
तो देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इज टू मेक लॉ. इट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री and on all subjects given in the central list. It is also make laws on the subjects given in the concurrent list and the residuary list. These laws are enforced in the whole country. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट का काम है वो बेसिकली लॉ को मेक करने का काम है, नियम बनाने का काम है, और एक नियम जो बनते हैं वो होल कंट्रीज के लिए बनाते हैं. अब आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस क्लास में 3 लिस्ट बताए थे, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो मैंने आपको उसमें ये भी मेंशन किया था कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर कानून बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट का होता है. सेंट्रल लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर कानून बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. और कंकरेंट पर डिस्कशन तो दोनों करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट, बट फाइनल राइट जो होता है वो किस पर जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पर जाता है. और इसी की तरह एक और लिस्ट बनता है इसमें, रेसिड्यूरी लिस्ट. इसका मतलब होता है जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको रेसिड्यूरी पर रख दिया जाता है. ठीक है, तो उस पर भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और वो कानून पूरे इंडिया के लिए बनाए जाते हैं. तो वही लिखा है कि इट आल्सो मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द कंकरेंट लिस्ट एंड द रेसिड्यूरी लिस्ट. दीज लॉस आर इन्फोर्स्ड इन द होल कंट्री, कि पूरी कंट्री पर इन्फोर्स किए जाते हैं, पूरी कंट्री पर लागू किए जाते हैं. नाउ द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर एज फॉलोज. दीज आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट, टू मेक लॉस, यानी नियम बनाना. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन. ठीक है, अभी कुछ समय पहले आपने एक नाम सुना होगा, CAA. ठीक है, इसका मतलब होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट. ये अमेंडमेंट आया और ये हमारा यही अमेंडमेंट है. ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन यानी सुधार करना. ठीक है, तो इसका मतलब होता है संशोधन, तो संविधान को संशोधन करना. लेकिन संशोधन नेगेटिव मैनर पर नहीं होना चाहिए, कि संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करें. ठीक है, किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन करने वाला नहीं होना चाहिए, तभी ये संशोधन माना जाएगा. अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो संशोधन उसको नल कर दिया जाता है. नाउ द थर्ड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, यानी इन नियम्स को इंप्लीमेंट करने वाले. तो उस पर कंट्रोल किसका होता है बेटा? पार्लियामेंट का होता है. ठीक है, फाइनेंशियल वर्क, जो फाइनेंशियल वर्क है यानी इसको आप मनी बिल कह सकते हो. ठीक है, तो वो काम भी यहाँ पर पार्लियामेंट करती है. नाउ द फिफ्थ, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के सेशन कब स्टार्ट किए जाएं, कब सेशन को ड्रॉप किया जाए, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में. एंड 6 नंबर पर है कोरम. कोरम एक मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स होता है जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कोरम कितना % होना चाहिए, जिसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो यहां पर कुछ खास नहीं है. ठीक है, मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता दूंगा, जैसे यहां पर टू मेक लॉस. ठीक है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन ऑल द 97 सब्जेक्ट गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट. इट कैन आल्सो मेक लॉ ऑन द 52 सब्जेक्ट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट. यानी 97 सब्जेक्ट जो सेंट्रल लिस्ट पर हैं उस पर कानून बनाती है, और लगभग 52 सब्जेक्ट जो कि मेंशन किए गए हैं कंकरेंट लिस्ट में उस पर भी कानून पार्लियामेंट बनाती है. ठीक है, ऑल्सो मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द रेसिड्यूरी लिस्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम. और रेसिड्यूरी लिस्ट पर भी जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर भी टाइम टू टाइम नियम और कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है. नाउ द नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको बता दिया संशोधन होता है. लिखा है कि द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. कि हमारा संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और उस पर अमेंडमेंट करने का राइट्स भी पार्लियामेंट का होता है. देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. इंडिया हैज आल्सो एक्सपीरियंस्ड मेनी चेंज. देयरफॉर कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द टाइम अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. इन्होंने बोला कि वर्ल्ड में काफी ज्यादा चेंज आया है और उस चेंज के साथ साथ इंडिया में भी काफी बदलाव आया है. तो हम पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना पड़ेगा. तो हम टाइम टू टाइम जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती आ रही है. ठीक है, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टेकन केयर टू पे डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो थे, ठीक है, उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए इसमें
अमेंडमेंट की भी प्रोसीजर लिखी थी कि अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि उसका जो जिक्र है, उसको जो मेंशन किया गया है अमेंडमेंट के बारे में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि अमेंडमेंट कैसे किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट लिखा है किसी में, द पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द लेड डाउन प्रोसीजर, कि पार्लियामेंट उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इस पर अमेंडमेंट करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। टिल सितंबर 2016 101 अमेंडमेंट हैड बीन मेड इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम देखें कि सितंबर 2016 तक लगभग 101 अमेंडमेंट किए जा चुके थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 101 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड यानी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया है। अब तक तो और भी ज्यादा हो गए हैं। नाउ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, देखिए लिखा कि द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमॉन्गेस्ट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। The parliament control this executive. This is done by various methods like asking question and supplementary questions, agreements over bills on non-agreement over passing of a bill, calling attention motion and passing of non-confidence motion. तो पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, कार्यपालिका पर कंट्रोल कैसे किया जाता है कि उन्होंने जो भी नियम कानून इंप्लीमेंट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि देखें कि गवर्नमेंट ने कहीं पर वर्क कराने के लिए बहुत सारा पैसा उन्होंने गवर्नमेंट से सैंक्शन करा लिया, ठीक है, अब उनको उन पैसों का हिसाब भी पार्लियामेंट के अंदर देना पड़ता है, ठीक है, कि कहीं कोई घपला तो नहीं किया, कहीं पर करप्शन तो नहीं हुआ, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चनिंग की जाती है बेटा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के द्वारा यहां पर लिखा है कि द पार्लियामेंट कंट्रोल दिस एग्जीक्यूटिव, दिस इज डन बाय वेरियस मेथड लाइक आस्किंग क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछकर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछकर एंड एग्रीमेंट्स ओवर बिल्स एंड नॉन एग्रीमेंट ओवर पासिंग अ बिल, कि जो बिल उनके पास उन्होंने पास किया उस पर उसका एग्रीमेंट जो है, ठीक है, उस पर वो डिस्कशन करेंगे, ठीक, नॉन एग्रीमेंट पर डिस्कशन करेंगे जिस बिल को पास कराना है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जहां पर पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं बेटा जो सत्ता पर होते हैं, जो पावर पर होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इंडियन पब्लिक पर। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो मिनिस्टर्स होंगे वो रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय द पार्लियामेंट। नाउ द फाइनेंशियल वर्क, ठीक है, द पार्लियामेंट एक्सर्ट इट्स कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द कंट्री। एवरी ईयर इट मेक्स अ पॉलिसी ऑन द इनकम एंड अलॉटमेंट ऑफ फंड फॉर एक्सपेंडिचर, कि देखिए फाइनेंशियल वर्क कैसे होता है कि जब ये कोई भी बिल पास किया जाता है, उसके लिए पैसा सैंक्शन किया जाता है, फंड रिलीज किया जाता है, तो वो हर साल प्लानिंग बनाते हैं कि हमने कितना फंड गवर्नमेंट को दिया है और उसका एक्सपेंडिचर क्या है, यानी खर्चा कितना है, ब्यौरा क्या है खर्चे का, ठीक है। इट फ्रेम्स द बजट एंड पास इट, और ये बजट बनाती है एक साल के लिए, ठीक है, उसको पास करती है। नाउ द बिल विच डील विथ फाइनेंसेस आर नोन एज मनी बिल, कि जो फाइनेंसेस पर जो बिल आते हैं उसको हम मनी बिल कहते हैं। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एक बात याद रखें कि मनी बिल, और भी जो बिल है उसको लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, यानी निम्न सदन में लोअर हाउस में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसको इंट्रोड्यूस करने का राइट्स सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के पास होता है, यानी वित्त मंत्री के पास होता है, और वो भी प्रेसिडेंट से कंसेंट करने के बाद ही उस बिल को लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का सेशन, देखिए इसमें कुछ खास नहीं, इसमें लिखा है कि इट इज एसेंशियल दैट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा हैव एटलीस्ट 2 सेशन एनुअली, कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, एनुअल 2 सेशंस होते हैं इनके, ठीक है, एनुअली यानी एक साल में 2 सेशन। नाउ देयर मस्ट नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन, और याद रखने लायक बात यह है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, कि 6 मंथ के गैप से पहले ही सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नाउ द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इट एंड टू प्रोगेट इट। तो बेटा प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो समन जारी करे सेशन के लिए, और सेशन को खत्म करने का आदेश भी प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कोरम,
कोरम का मतलब मैंने बताया कि मिनिमम नंबर्स ऑफ द मेंबर्स होते हैं, कि सभा के अंदर, सदन के अंदर कितने मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है। यहां पर लिखा है कि बाय कोरम वी मीन द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग अ सिटिंग इन अ हाउस, कि जब भी हाउस में सिटिंग होती है तो मिनिमम नंबर्स जो मेंबर्स का है उसी को हम कोरम बोलते हैं। लिखिए कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ सिटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट लीस्ट 1/10, यानी 10% इसको बोल सकते हो, मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट, कि कोई भी सदन हो, ठीक है, यदि वहां की सिटिंग हो रही है तो कम से कम 10% मेंबर होने चाहिए, 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, तभी सिटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि लोकसभा के मेंबर्स की जो संख्या है 545 है, ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर्स की संख्या 250 हो सकती है, तो इसका मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स क्या होगा बेटा, इसका 10% यदि हम निकालें तो हम इसको 1/10 कर देंगे, और इसका 10% निकालें तो इसको भी 1/10 कर देंगे। हम जब 1/10 कर देंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा कि हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर दशमलव आ जाएगा, यानी इक्वल टू लगभग 54 मेंबर्स होने चाहिए, और इस पर यहां पर दशमलव लगा देंगे तो लगभग यहां पर 25 मेंबर्स होने चाहिए। तो जो कोरम है लोकसभा का वो 54 मेंबर्स के समथिंग है, और जो राज्यसभा का कोरम है वो 25 मेंबर्स के समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि कोरम 10% है भारत के अंदर दोनों सदनों के लिए, लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, कि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए एक सिटिंग में, तो वो राज्यसभा के लिए 25 है और लोकसभा के लिए 54 है, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो तीसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, वो हम देखेंगे हाउ अ लॉ इज मेड, कि नियम कैसे बनते हैं, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जहां पर हम सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।